नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। और 2 करोड़ से ज्यादा करेंसी मिलने के मामले में बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे कि आरोपी ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वतखोर वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में आज एसीबी पेश करेगी। कोर्ट से वेद प्रकाश यादव की रिमांड मांग सकती है एसीबी। पूछताछ में कई अहम बिंदुओं पर वेद प्रकाश से पूछताछ होगी, खुलासे हो सकते हैं। 19 मई को योजना भवन के बेसमेंट में काला धन मिला था। बेसमेंट के अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख का कैश मिला था। इसके साथ साथ 1 किलो गोल्ड भी मिला था। 1994 में DOIT में प्रोग्रामर के पद पर ये वेद प्रकाश भर्ती हुआ था और करीब 20 साल में प्रोग्रामर से ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत हुआ। कई सालों से पद बदलने के बाद भी वेद प्रकाश ही स्टोर का इंचार्ज रहा। 19 मई को ई फाइलिंग के दौरान ये जो कैश था और गोल्ड था उसके मिलने का खुलासा हुआ। महज 12 घंटे के अंदर पुलिस कमिश्नरेट ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसी के आधार पर यह खुलासा हुआ है। ये आप 2 करोड़ से ज्यादा की करेंसी देख रहे हैं, ये आप वो अलमारी देख रहे हैं जिससे ये करेंसी बरामद हुई थी। इसके साथ साथ ये जो ब्रिक है, ये 1 किलो सोना है, इसे भी बरामद किया गया। और जब ई फाइलिंग का काम यहाँ पर चल रहा था, यानी कि सब कुछ जो है वो डेटा कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त ये खबर सामने आई कि इस अलमीरा की चाबी नहीं मिल रही है और पुलिस को जानकारी दी। और उसके बाद ये पूरा खेल समझ में आया कि रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए सीसीटीवी फुटेज आपको पहली तस्वीर नजर आ रही है और यही एक बहुत बड़ा आधार, यही एक बहुत बड़ा सबूत बना है वेद प्रकाश को गिरफ्तारी करने के मामले में। और देखिए DOIT का ज्वाइंट डायरेक्टर है आरोपी वेद प्रकाश, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं वो अलमीरा को खोलते हुए, और इसी दूसरी तस्वीर, ये जो अलमीरा को आप क्लोजअप में देख रहे हैं, इसी में ये 2 करोड़ से ज्यादा की करेंसी मिली थी। तीसरी तस्वीर क्लोजअप वेद प्रकाश की। वेद प्रकाश आपको बता दें कि DOIT का डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर है, प्रोग्रामर के पद पर ये पहले यहां पर ज्वाइनिंग इसकी हुई थी और उसके बाद ये DOIT के ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंच गया। लेकिन सवाल ये है कि 20 सालों से जो स्टोर का इंचार्ज था वो यही रहा, किसी और को स्टोर का इंचार्ज नहीं बनाया गया। ऐसे में कई सवाल न्यूज 18 राजस्थान पूछ रहा है, जिसका जवाब जानने की हर कोई कोशिश कर रहा है। जनता के मन में सवाल है। देखिए सवाल क्या है, DOIT का ज्वाइंट डायरेक्टर ही असली मालिक है वेद प्रकाश, और वेद प्रकाश ही रिश्वतखोर है या कोई और भी शामिल है? सवाल यह है कि कितने लोग इसमें मिले हैं। साथ ही सवाल ये भी कि क्या किसी और की काली कमाई को उसने रखा हुआ था? इतनी बड़ी रकम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ली गई थी। सवाल ये कि करीब 3 करोड़ की रिश्वत, तो कितना बड़ा ठेका था? कई सालों की काली कमाई या एक ठेके की रिश्वत? क्या किसी और की काली कमाई को उसने रखा हुआ था? सवाल ये बना हुआ है, या पूरी काली कमाई उसी की थी? DOIT का ज्वाइंट डायरेक्टर ही असली मालिक और असली आरोपी निकला है। वेद प्रकाश जी रिश्वतखोर है, या इस कमीशन खोरी में जो कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के बदले वसूली की जाती थी, उसमें और भी लोग शामिल हैं? किसी और का पैसा उसने अपने संरक्षण में रखा था, ये खुद की उसकी रकम है? क्या इतनी बड़ी रकम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ली गई? करीब 3 करोड़ की रिश्वत, तो कितना बड़ा ठेका था? सवाल ये है, 3 करोड़ की अगर आपने रिश्वत ली है तो कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था? कई सालों की काली कमाई है या फिर एक ठेके की रिश्वत है? चूंकि 500 2000 के नोट हैं और नोटबंदी देखिए 2016 में हुई थी, यानी बहुत पहले से काली कमाई चल रही थी। इतनी बड़ी रकम एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ली गई थी, या लगातार इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट रिश्वतखोरी को अंजाम दे रहे थे, किसके आशीर्वाद से 20 साल तक स्टोर का इंचार्ज रहा? देखिए स्टोर इंचार्ज अमूमन बदलते रहते हैं, लेकिन 20 साल तक सिर्फ वेद प्रकाश ही स्टोर इंचार्ज रहा। काली कमाई पर क्यों नहीं आखिरकार नजर किसी की पड़ी? क्या योजना भवन की अलमारी रिश्वत के लिए रखी गई थी? क्या ये रिश्वत के लिए अलमारी रखी गई थी? किसके आशीर्वाद से 20 साल तक वेद प्रकाश स्टोर इंचार्ज रहा? क्योंकि देखिए जैसे जैसे पद बदलता है तो जाहिर तौर पर स्टोर इंचार्ज भी बदलता है, लेकिन यहाँ पर 20 साल तक स्टोर इंचार्ज वेद प्रकाश ही रहा। और ऐसे में कई सवाल हैं और इन्हीं सवाल को जानने की कोशिश आज एसीबी की टीम करेगी।
और इस बड़ी खबर पर लगातार हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक न्यूज 18 राजस्थान पहुंचा रहा है। विष्णु शर्मा एसीबी कार्यालय से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही अरबाज अहमद योजना भवन से जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विष्णु आपका रुख करेंगे, चूंकि एसीबी ने वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये बताइए कि किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी और कोर्ट में कब पेश किया जाएगा वेद प्रकाश को? देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूं अशोकनगर थाने में, जहां पर सबसे पहले 2 दिन पहले शाम 7 बजे योजना भवन के एडिशनल डायरेक्टर महेश गुप्ता का फोन आया और कहा कि यहां पर अलमारी की जब चाबी नहीं मिल रही थी उसे तोड़ा गया, तो यहां पर 2 करोड़ 31 लाख की रकम, उसके अलावा 1 करोड़ गोल्ड का जो बिस्किट है वो मिला। उसके बाद अशोकनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस भी इस बड़ी रकम को देखकर हैरान होती है। इसकी सूचना पुलिस कमिश्नरेट के बड़े अधिकारियों को दी गई और पूरा मामला मुख्य सचिव डीजीपी मुख्यालय तक पहुंचा और आखिरकार 11:15 बजे 2 दिन पहले इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। लेकिन महज 12 घंटे में जयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज जुटाए। कम से कम 100 पुलिसकर्मियों की टीमें जुटी, करीब 50 लोगों से पूछताछ हुई। आखिरकार 12 घंटे से कम वक्तों के भीतर वेद प्रकाश यादव जो था इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला और आखिरकार ये साफ हो गया कि अलमारी और ये पैसा वेद प्रकाश यादव का है, जो कि इसमें डीओआईटी का जॉइंट डायरेक्टर है। 1994 में प्रोग्रामर के पद पर ज्वाइन करने वाला वेद प्रकाश यादव पिछले 20 वर्षों से इसी बेसमेंट में इसी का इसकी ऑफिस हुआ करता था। पद बदला, जगह बदली, लेकिन वेद प्रकाश का ऑफिस कभी नहीं बदला और आखिरकार इसी का फायदा उठाते हुए वेद प्रकाश यादव ने अपनी इस अलमारी को पर्सनल लॉकर के रूप में इस्तेमाल कर दिया, जो कि एक सरकारी अलमारी थी जो सरकारी कामकाज के लिए काम में आनी थी। लेकिन वेद प्रकाश यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पद की रसूखात से और लंबे समय से यहीं पर रहने की वजह से इसी पर्सनल अलमारी को घूसखोरी का अड्डा या कहें या घूसखोरी की तिजोरी कहें वो बना लिया और इसी में उसके जो तिजोरी थी वो आखिरकार खुली, पैसा निकला और अब वेद प्रकाश यादव एसीबी की गिरफ्त में है। आज एसीबी की टीम जो है इस आरोपी वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में पेश करेगी और इस पूरे मामले की जो जांच है एसीबी के एडिशनल एसपी ललित कुमार शर्मा को सौंपी गई है। कल कमिश्नरेट ने जब पूरे मामले का खुलासा किया, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई ने पूरे मामले की जांच की, उसके बाद एक रिपोर्ट बना करके आरोपी वेद प्रकाश यादव को एसीबी को हैंडओवर किया। देर रात को ये मुकदमा एसीबी में मुख्यालय में दर्ज हुआ और अब जो है वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार करके आज एसीबी की टीम वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में पेश करेगी। जी ठीक है विष्णु, आपके पास हम आएंगे। आज कोर्ट में पेशी होगी और देखना होगा कि एसीबी की टीम कितने दिन की रिमांड पर मांगती है, चूंकि कई सवाल जिनके जवाब जानने की कोशिश एसीबी की रहेगी। आखिरकार वो कौन सा ब्लूप्रिंट है तमाम क्वेश्चंस का, ये समझने की कोशिश करते हैं। अरबाज के पास हम रुक करते हैं। अरबाज, यही योजना भवन है जो 2 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है, जो अलमारी रिश्वतखोरी का अड्डा बनी हुई थी। वेद प्रकाश आखिरकार अब यहां पर एसीबी के हत्थे चढ़ चुका है, गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन 50 लोगों को जब डिटेन किया गया उसमें वेद प्रकाश भी था, जिसने तमाम आरोपों को पहले तो कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सीसीटीवी दिखाया गया तो उसने अपने आरोपों को कबूल किया कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट के बदले वसूली होती थी। लेकिन अब सवाल यही कि जो और लोग डिटेन किए गए थे वो जाहिर तौर पर अधिकारी होंगे, कुछ कर्मचारी भी होंगे, क्या सभी की उंगली वेद प्रकाश की तरफ थी या उन्होंने भी कुछ और इनपुट दिए हैं जिससे माना जाए कि अब जांच में और बड़े खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल मनु, देखिए बहुत ही संजीदा सवाल आपने मेरे से पूछा है और सबसे बड़ी बात यह कि योजना भवन की वो रहस्यमयी अलमारी जो कि हकीकत में एक लंबे अरसे से काले धन की तिजोरी बनी हुई थी, वो यहीं मौजूद थी। फिलहाल हम योजना भवन में मौजूद हैं और इस तरह के तमाम कारनामों को यहां पर एक लंबे अरसे तक न सिर्फ नजरअंदाज किया जाता रहा, बल्कि इसमें कौन लोग शामिल थे ये सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। क्योंकि वेद प्रकाश क्या अकेले अपने स्तर पर इतनी बड़ी जो रिश्वत की रकम है वो कैसे इकट्ठी करेगा, और उसमें 1 किलो तो सोना था। अगर आप देखें कि 2 करोड़ 31 लाख नगद मिले हैं तो करीब 62 से 63 लाख की कीमत उस सोने की सिल्ली की आंकी जा रही है, जो पूरा आंकड़ा है रिश्वत का रकम का वो 3 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। लेकिन आज तकनीक के इस दौर में जो पकड़ है वो बहुत कड़ली होती है तकनीक की। वो शुरू में जिस तरह से घुमाता रहा, बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन आखिरकार जो यहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, पूरा डीआईटी का जो भवन है वो सीसीटीवी कैमरा से लेस है। यहां पर हर तरफ वो कैमरे लगे हुए हैं। इस जगह से नीचे जाकर के अगर आप देखेंगे तो वेद प्रकाश जो है किसी तरीके से अपनी बेसमेंट में बनी हुई अलमीरा के अंदर जो है पेमेंट रखा करता था और यहां से रोजाना उसको बाकायदा कैप्चर किया जाता था। पीछे एक और सीसीटीवी
फुटेज है जिसमें उनका इस जो है जो यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है इससे नीचे जाने का रास्ता, और जो अलमीरा जो यहाँ पर है वो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पीछे एक अलमारी इन्होंने रखी हुई है। ये अलमारी यहाँ पर जो सभी अलमारियों को जब खंगाला गया, देखा गया, तो इस चीज का अंदाजा लिया गया कि किस तरह से यहाँ पूरा जो खेल है वो रचा जा रहा था। आप देखेंगे कि दो तरह की अलमीरा यहाँ पर हैं पूरे भवन के अंदर एक ही तरह के, एक तो ट्रांसपेरेंट है जिसको खोलना आसान होता है, और दूसरी इस तरह की लोकर वाली है जिसके अंदर से नीचे जो है जब ये पूरा खुलासा हुआ तो उससे अंदाजा लगा कि ये मसला क्या है। दरअसल कहानी यहां से शुरू होती है कि ई फाइलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, सारी फाइलों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा था, सभी अलमारियों को खोल करके वहां से फाइलों को निकाल करके उसको डिजिटल फॉर्म में तब्दील किया जा रहा था। जब सभी अलमारियां खुल चुकी तो एक अलमारी क्यों नहीं खुल रही, इसके बाद सवाल खड़े होने लगे। ना उसकी चाबी मिल रही थी, ना उसको लेकर के स्टोर इंचार्ज कोई जवाब दे रहे थे। जब सारे सवाल खड़े हो गए, सारी चीजें सामने आ गई कि भाई क्यों ये नहीं खुल रही है, तो बड़ा बवाल हुआ। मौके पर अलमारी का ताला तोड़ा गया, लेकिन जब ताला तोड़ करके अलमारी को खोला गया तो सभी की आंखें चकाचौंध रह गई। 2.5 करोड़ रुपए करीब जब उस टाइम बताए गए, बाद में गिना गया 2 करोड़ 31 लाख रुपए निकले, तो वो उनके सामने नगद पड़े हुए थे। जाहिर तौर पर आवाज सभी के दिमाग में एक ही सवाल है कि आखिरकार इतना कैश जहन में सवाल कब खड़े से पड़ा हुआ था, ये रिश्वतखोरी का जो धंधा चल रहा था, खेल चल रहा था, ये कब से चल रहा था, और क्या ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के बदले 3 करोड़ की राशि मानी जाए, या इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट के बदले वसूली होती रही और ये पूरी राशि यहां पर जमा होती रही। विष्णु, आपसे ये समझना चाहेंगे, चूंकि लगातार 2 दिन से आप इस बड़ी खबर पर हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये बताइए, चूंकि 20 साल हो गए थे, 20 साल के बावजूद स्टोर इंचार्ज वेद प्रकाश ही बना बैठा रहा। जब पद बदलता है तो जाहिर तौर पर कई सालों में आपका जो स्टोर इंचार्ज है वो भी बदलता है, लेकिन यहां पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। क्या किसी का संरक्षण भी इसमें माना जा सकता है? देखिए, 1994 में प्रोग्राम मेंबर के पद पर भर्ती होने वाला वेद प्रकाश यादव पिछले 20 वर्षों में जॉइंट डायरेक्टर के पद तक पहुंच गया, लेकिन स्टोर का प्रभारी वो ही रहा। सब पद बदले, नाम बदले, जगह लेकिन उसकी वेद प्रकाश की नहीं बदली, लेकिन स्टोर कीपर का जो चार्ज है वो नहीं बदला। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वेद प्रकाश यादव पर किस की अफसर की मेहरबानी थी कि वो ना उसका ऑफिस बदला, ना उसका पद बदला, ना उसका जो स्टोर कीपर का जो चार्ज है वो बदला गया। मतलब छोटे से पद से, प्रोग्रामर के पद से जॉइंट डायरेक्टर जैसे बड़ी अहम पोस्ट के ऊपर वो पहुंचा, लेकिन स्टोर कीपर के हमेशा जो अहम जो जिम्मा था उसके पास ही रहा। तो ये बड़ा सवाल होगा, और इसी बात को एसीबी भी खंगालेगी कि आखिरकार वेद प्रकाश पर किसका वो रहा। दूसरी बात, परचेजिंग कमेटी का जो एक कमेटी बना रखी थी, यानी कि खरीद फरोख्त के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें वेद प्रकाश यादव भी मेंबर था। ऐसे में उसी का फायदा उसने उठाया, और पिछले 20 वर्षों में इस परचेजिंग कमेटी के मेंबर के नाते या और भी जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हुए, खरीद फरोख्त इस डीओआईटी में हुई, उसमें बतौर कमीशन के रूप में रिश्वत की रकम ही लेता रहा। और बताया जा रहा है कि जुलाई 2021 में अंतिम बार उसने अपने घर तक ही रिश्वत की रकम को रखा करता था, लेकिन उसके बाद में रिश्वत की इस रकम को वेद प्रकाश यादव ने अपने ही ऑफिस के बगल में जो एक अलमारी थी उसमें रखना शुरू कर दिया, ताकि किसी को कभी शक न हो, यदि कभी एसीबी की गिरफ्त में आए तो फिर उसके घर पे कभी सर्च के दौरान कोई रकम भी ना मिले। ऐसे में उसने एसीबी के अपने जो ऑफिस के बगल में जो अलमारी थी उसी को उसने अपनी जो काले धन का जो अड्डा बनाया, जो तिजोरी बनाई, और लेकिन आखिरकार 12 घंटे में पुलिस ने इसका जो है भंडाफोड़ कर दिया। अंबावाड़ी स्थित उसके घर पर कल तलाशी ली गई, सर्च की गई, उसमें भी कुछ अहम दस्तावेज जो है वेद प्रकाश के घर से मिले। अब एसीबी इस पूरे मामले की ये खंगालेगी कि पिछले 20 वर्षों के दौरान जो भी कॉन्ट्रैक्ट डीओआईटी को मिले, उसमें बतौर परचेजिंग कमेटी के मेंबर होने के नाते वेद प्रकाश यादव ने कितनी रकम हासिल की रिश्वत के नाते। उसके अलावा रिश्वत के इस खेल में वेद प्रकाश के अलावा और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या अफसरों की मेहरबानी थी, तो मतलब क्या कोई अफसर भी इस पूरे बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वेद प्रकाश के घर पर पुलिस ने रेड भी मारी है, आप कुछ दस्तावेज अहम जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़े आगे जो जांच होगी उसमें अहम कड़ी भी साबित हो सकते हैं, सबूत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या किसी तरह का कैश भी मिला है, क्या अकाउंट डिटेल भी खंगाले गए हैं? देखिए, बिल्कुल वेद प्रकाश के, क्योंकि कल जो शनिवार था, आज रविवार है, तो ऐसे में कल ही जो भी बैंक खाते उसके मिले हैं, तो सोमवार को जब बैंक खुलेंगे तब उसके खातों की जो जांच होगी उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि किस तरह का जो उसके बैंकों में कितना कैश है। वहीं मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ, जब अलमारी में जब पैसा मिला, उसकी दिन रात तक वेद प्रकाश जो यादव को जयपुर की पुलिस ने डिटेन कर लिया था। उसके अलावा जो अन्य कर्मचारी से पूछताछ की, लेकिन वेद प्रकाश ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो अलमारी उसी की है या पैसा उसी का है। लेकिन जब पुलिस ने फुटेज उसको दिखाए
तो आखिरकार वेद प्रकाश यादव टूट गया और उसने सच्चाई स्वीकार कर ली कि जो रकम थी वो उसी की थी। चूंकि लास्ट जो सीसीटीवी फुटेज एसीबी जो जयपुर पुलिस के हाथों में लगाया वो 8 मई को शाम 6:30 बजे का था, जबकि वेद प्रकाश यादव बेसमेंट में रखी अलमारी में एक बैग लेकर के आता है, वो उसको रखता है, वापस से निकालता है। तो इस पूरे सीसीटीवी फुटेज ने यानी जो 40 सेकंड का जो फुटेज था उसने इसके 20 साल की जो करतूत थी उसको उजागर कर दिया और इसीलिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इस पूरे खेल का जो उजागर करते हुए एसीबी को सौंपा है और अब एसीबी आगे की जो कलैया जो है वो खोलेगी। तो पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से। अरबाज, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पर आप लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी की, जो एक बहुत बड़ा सबूत और बहुत बड़ा आधार बनी है वेद प्रकाश की गिरफ्तारी की, और ये जो भांडाफोड़ हुआ है इतनी बड़ी कमीशन खोरी का। मुझे ये बताइए, चूंकि 20 साल ये एक स्टोर का इंचार्ज भी रहा और जिस तरह से हमारे संवाददाता विष्णु बता रहे हैं कि पहले ये जो रिश्वत खोरी का पूरा जो कैश था वो अपने घर पर रखता था और 21 के बाद इसने अलमारी में रखना शुरू किया। लेकिन सवाल ये है कि सरकारी कार्यालय में जो भी चीजें होती है सबका एक रिकॉर्ड होता है, उसके लिए एक जिम्मेदारी किसी भी शख्स की तय होती है, मॉनिटरिंग उसकी होती है, ऑडिट हर साल होता है। तो क्या ऑडिट नहीं हुआ? क्या उस वक्त अलमारी को नहीं खोला गया? क्या देखा परखा नहीं गया कि इसमें क्या है क्या नहीं है? देखिए, ये बहुत ही सही बात आपने उठाई, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी जिम्मेदारियां थी या जिसके अधीन ये सारी चीज आती थी वो जिम्मेदारी पहले से ही खुद वेद प्रकाश यादव ने अपने पास रख रखी थी, क्योंकि वो स्टोर इंचार्ज बने हुए थे। बड़ा सवाल ये है कि 1994 में अगर कोई इंसान प्रोग्रामर के पद पर ज्वाइन करने के बाद में स्टोर के इंचार्ज का पद अपने पास लेता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद में जो जिम्मेदारियों में बदलाव होता है वो क्यों नहीं हुआ कि एक ज्वाइंट डायरेक्टर अपने पास में स्टोर इंचार्ज का जो चार्ज है अभी तक रखे हुए है, इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो सवाल तब उठता है जब ई फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। जाहिर सी बात है, ई फाइलिंग के दौरान जब आखिरकार सारी अलमारियों को खोला जाना था तो उस अलमारी को खोलने की बात आई, तब उन्होंने उसको लोक लगा करके फरार हो गए और सारी बातों से अनजान बन गए। लेकिन आप देखिए कि उससे पहले जो रूटीन होना चाहिए था, बाकायदा हर डिपार्टमेंट में ये चीज होनी चाहिए कि वहां पर क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो, क्या चीज हमारे पास में सरकारी जो दफ्तर के अंदर अलमारियों में मौजूद है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। सभी जगह किया जाता है, लेकिन जब जिम्मेदार जो लोग हैं जिसको एक्शन लेना चाहिए वो जिम्मेदार खुद ही इस तरह का करेगा तो जाहिर सी बात है एक्शन कौन लेगा, क्योंकि बतौर स्टोर इंचार्ज उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने पास रखा और बड़े ही अगर देखा जाए शातिर अंदाज में चुपचाप जो लेन देन थी वो उनकी चलती रही। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के जो भी कमीशन थे वो आते रहे, उसको वहां पर वो जमा करते रहे, क्योंकि कोई जो खोज या सर्च अगर होती कहीं पर उनको डर रहता तो डिपार्टमेंट के अंदर उन्हें सबसे सुरक्षित माहौल लगा और वहीं पर इन्होंने इस काले धन को जमा करना शुरू कर दिया। विष्णु, देखिए, जयपुर पुलिस की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की थी और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सीसीटीवी है वही आधार बना है वेद प्रकाश की गिरफ्तारी का। मेरा आपसे सवाल है कि क्या पुलिस को और भी लोगों पर शक है? चूंकि 3 करोड़ का कैश अगर यहाँ पर आप रख रहे हैं, इतने बेधड़क तरीके से आप आते हैं, अलमीरा खोलते हैं और वर्षों से ये काम चल रहा है, तो जाहिर तौर पर सिर्फ एक बंदे का यहाँ पर काम नहीं हो सकता। क्या पुलिस और लोगों पर शक कर रही है या उसे लगता है कि और लोगों की भी मिलीभगत इस कमीशन खोरी में रही होगी? और ये मेरा एक और सवाल आपसे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो प्रोजेक्ट्स है वो अलग अलग कंपनीज को दिए जाते हैं, क्या सिर्फ ये एक कॉन्ट्रैक्ट की राशि है या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरे कंपनीज को दिए गए उनसे भी पूछताछ शुरू हो चुकी है? उनसे कोई क्लूज मिले हैं अब तक? देखिए, 2 दिन पहले रात को 11:15 बजे जब आनंद श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग में यानी बेसमेंट में जिन जिन के ऑफिस है उसमें जिन जिन के एक्सेस है, यानी कि अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जो भी वहां आता जाता है, उन तमाम लोगों से पूछताछ होगी और हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, ऐसा जयपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा था, दावा किया था और आखिरकार वैसा किया भी। मैं आपको बताऊं कि जो वेद प्रकाश यादव है वो मैं जैसा कि बता रहा था कि डीओआईटी में जो परचेजिंग जो कमेटी है उसका एक मेंबर था। तो उस पूरी परचेजिंग कमेटी में और कितने मेंबर है, उसका कमेटी का जो अध्यक्ष कौन था, चेयरमैन कौन होगा या उसका हेड कौन होगा, तमाम यदि रिश्वत की एक रकम इस वेद प्रकाश यादव तक जाती तो संभवतः अन्य जो लोग हैं परचेजिंग कमेटी के उन तक भी हिस्सा जरूर पहुंचता होगा, ऐसा एसीबी का और जयपुर पुलिस का अनुमान है, संभावना है। तो ऐसे में एसीबी जब मुकदमा दर्ज करके जब गिरफ्तारी करेगी, उसको कोर्ट में पेश करके वेद प्रकाश को रिमांड पर लेगी, तो ये अनुसंधान में जरूर सामने आएगा कि परचेजिंग कमेटी में और कौन कौन शामिल था,
किस किस व्यक्ति को इस कॉन्ट्रैक्ट देने के दौरान या परचेजिंग के दौरान जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण जो खरीदे गए थे उनसे जो भी उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसमें परचेजिंग कमेटी के सदस्य के नाते या फिर हेड होने के नाते कितना हिस्सा बाकी अन्य लोगों तक गया। चूंकि इतनी बड़ी रकम जब वेद प्रकाश यादव तक पहुंची तो हो सकता है कि इस पूरे खेल में और भी लोग इसी तरह से शामिल होंगे। तो परचेजिंग कमेटी के लोगों से जरूर पूछताछ होगी और आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जी जाहिर तौर पर अब सभी की निगाह टिकी हुई है एसीबी की जांच पर। कई बड़े खुलासे, कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहां पर रहेगी। अरबाज, आपके पास क्या इनपुट है? कौन से वो सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश आज एसीबी वेद प्रकाश के जरिए करेगी? देखिए, बुनियादी सवाल है मनु कि किसी एक चीज में अगर किसी बात का कमीशन होता है तो जाहिर सी बात है कमीशन का पूरा चार्ट बना होता है कि किस पद पर किसे कितना कमीशन दिया जा रहा है। तो जो जॉइंट डायरेक्टर है उसका कमीशन अगर 2,31,00,000 का कैश और 1 किलो सोने के रूप में निकला है तो बाकी किसका कितना कमीशन था, उनका कैश कहां पर है, ये सवाल यहां पर एसीबी खोजने की कोशिश करेगी। और जो पुलिस है जाहिर तौर पर इस बेसमेंट के अलावा न सिर्फ योजना भवन से जुड़े तमाम जिम्मेदार लोगों को बल्कि परचेजिंग कमेटी में शामिल लोगों को और जो संभावित हैं जिनके ऊपर शक होना चाहिए, जो रडार में आएंगे, उन सभी को खंगालेगी और सारी उनकी चल अचल संपत्तियों के ऊपर नजर डालेगी कि कैसे यहाँ पर जो कमीशन का खेल है वो चला, किस तरह से किन लोगों ने कितनी रिश्वत ली और किस तरह से जो राज्य को, स्टेट को इसका नुकसान हुआ, जो फायदा कम पैसे में राज्य सरकार को हो सकता था तो वो कमीशन के जरिए कितना नुकसान पिछले इतने सालों में उठाया गया और किस किस तरह के जो है कमीशन लिए गए, किस किस तरह के नुकसान राज्य को और राजस्व को पहुंचाए गए। ये बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो एसीबी बारीकी से कुरेदने की कोशिश करेगी चीजों को। विष्णु जैसे अरबाज करें कि परचेजिंग कमेटी के जो दूसरे सदस्य हैं उन तक जांच पहुंचने वाली है और उनसे समझने की कोशिश होगी कि आखिरकार ये जो कमीशन खोरी थी क्या उसमें भी आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे। विष्णु, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि यहाँ पर देखिए 20 सालों से स्टोर इंचार्ज बना हुआ है वेद प्रकाश और जाहिर तौर पर यह सवाल है कि किसके संरक्षण की वजह से वो स्टोर इंचार्ज बनना रहा, जबकि आपका पद बदला लेकिन स्टोर इंचार्ज आप ही रहे। इन सब के बीच में आप मुझे ये समझाइए और बताइए और दर्शकों को भी जरा ये जानकारी दीजिए कि अब जो है एसीबी कितने दिन की रिमांड मांग सकती है, कोर्ट में कितने बजे पेशी होनी है और किस तरह से अब ये कार्रवाई बढ़ेगी और क्या बड़े खुलासे होने की उम्मीद करें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, आज रविवार है तो अवकाशकालीन जो भी एसीबी में जो जज बैठेंगे, जो भी अवकाशकालीन जज हैं, उनके सामने दोपहर 12 बजे के पहले आज एसीबी वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में पेश करेगी। उसके अलावा चूंकि पूरा मामला बहुत संगीन है, ऐसा मामला जो कि शायद प्रदेश का ऐसा संभव है पहला मामला जिसमें रात 11:15 बजे सचिवालय के अंदर सीएस यानी मुख्य सचिव के चैम्बर में इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। डीजीपी मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी उसमें मौजूद रहे। पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई, पल पल की अपडेट्स पहुंचाई गई। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना गंभीर मामला है और इसी मामले को गंभीरता को देखते हुए एसीबी कम से कम 3 से 5 दिन का रिमांड आज वेद प्रकाश यादव का मांग सकती है ताकि गहनता से पूछताछ हो। और उसके अलावा बता रहे 4 से 5 दिन की रिमांड मांग सकती है, एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी हो चुकी है वेद प्रकाश की। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अरबाज हमारे संवाददाता योजना भवन से जुड़े थे जहां से पूरा ये रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था और जानकारी दे रहे थे। अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों नजर बनाए रखेगा, आपसे बीच में अपडेट्स लेते रहेंगे तो इस बड़ी खबर पर लगातार अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट देंगे, हर एक तस्वीर पहुंचाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।